हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए भूगोल और आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और आप ज़रूर देखेंगे कि इनमें से आपको प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे ही। ठीक, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है वो की गई है ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फूले द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और इनके द्वारा एक इनकी फेमस पुस्तक भी है, गुलामगिरी, वो भी लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? गुलामगिरी। और किस समाज की स्थापना की है? सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ठीक, अब इसमें जो अब इसमें जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और विलियम बेंटिंग के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा का अंत भी करवाया। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। बाल गंगाधर तिलक, याद होगा आपको, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में स्थापना की थी होम रूल लीग की। किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की। कब की थी? 1916 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका एक फेमस कोटेशन भी है, वेदों की ओर लौटो। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो आपका जो पहले प्रश्न का सही उत्तर है वो है ज्योतिबा फूले। ठीक, और इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा, गुलामगिरी। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आपको पता होगा कि अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर? हमारे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर। ठीक, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक, और पहला जो है प्रबुद्ध भारत, ये स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका है। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में 125 वर्ष भी पूरे हो गए। तो प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका थी? स्वामी विवेकानंद जी की। इंडिया स्ट्रगल, ऑप्शन सी जो आपका इंडिया स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस जी की है। ठीक, और इंडिया डिवाइडेड, ये है आपके पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष और पहले राष्ट्रपति की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक, तो इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? देखिए, गांधी जी को जो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, क्या कहा था? राष्ट्रपिता। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। ठीक, और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और वेस्टर्न चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। ठीक, किसने कहा था? वेस्टर्न चर्चिल ने। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। उड डिस्पैच कब पेश किया गया? उड डिस्पैच मतलब उड का घोषणा पत्र, सुने होंगे आप लोग। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। और इसको जो पेश किया गया था वो 1854 में किया गया था, ऑप्शन बी। तो जो राइट आंसर है आपका वो है 1854, जिसमें प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा देने के बारे में बात की गई, अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया गया, तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया
इसमें उड डिस्पैच में, जिसको कहते हैं उड का घोषणा पत्र, और ये कब दिया गया था? 1854 में। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। रेलवे और आम बजट को किस वर्ष अलग किया गया? देखिए, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 2017-18 के बजट में विवेक देबरॉय समिति के द्वारा आम बजट और रेलवे बजट को एक कर दिया गया था, ठीक। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब अलग किया गया था। तो 1924 में, ऑप्शन डी जो है आपका, 1924 में एकवर्थ कमीशन के सुझाव पे, कौन से कमीशन? एकवर्थ कमीशन के सुझाव पे 1924 में आम बजट और रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। और मिलाया कब गया है दोनों को? 2017-18 के बजट में। किस समिति के सुझाव पे? विवेक देबरॉय समिति के सुझाव पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1924। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी फेमस भी प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका ऑप्शन ए, एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। ये कहाँ है? वेनेजुएला। कहाँ है ये? वेनेजुएला में। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। ऑप्शन बी है नियाग्रा। ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के पास है। जोग या गरसोप्पा, या इसी को गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, जोग जलप्रपात, ठीक। ये कहाँ है? कर्नाटक में। लोग इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का समझते हैं, लेकिन ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। जो आपका कुंचिकल है, ऑप्शन डी, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। ऑप्शन में लाने का मतलब मेरा यही था कि आपको पता हो जाए कि जोग या गरसोप्पा सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, 455 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। तो भारत का अगर पूछे तो कुंचिकल, वरही नदी पे, कर्नाटक में, ठीक। और अगर विश्व का पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो एंजिल जलप्रपात, ठीक। कहाँ है? वेनेजुएला में है। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अथाबास्का झील किस देश में है? तो अथाबास्का झील जो है वो कहाँ है? आपके ऑप्शन डी, कनाडा में है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका कनाडा, वहाँ कौन सी झील पाई जाती है? अथाबास्का की, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अथ लिखा गया है, लेकिन वो अथाबास्का की झील है, ठीक। तो कहाँ है ये? कनाडा में है। और इसके एक फेमस चीज़ है, यूरेनियम का भंडार यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम के लिए ही प्रसिद्ध है अथाबास्का की झील, ठीक। तो ये कहाँ पाई जाती है? कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सा चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है? ठीक है, ये जो चारों चैनल आपको दिख रहे हैं ये किसी न किसी चीज़ को अलग ही करते हैं, ठीक। तो इसमें पूछा गया है कौन सा चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है? तो ऑप्शन ए जो है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। कौन सा? 9 डिग्री, ठीक। और जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को, ठीक। और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान व निकोबार को अलग करता है। तीनों ही चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और कन्फ्यूज़न भी होती है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय इनको कौन से अलग करती है? 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको करते हैं? मालदीव और मिनिकॉय को। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं? अंडमान व निकोबार को। और पाक जल संधि के बारे में आपको पता ही है, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यह किस राज्य में है? तो आपको पता ही होगा कि जो लोकटक झील है वो कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में ही एक भारत का सबसे फेमस तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, किबुल लामजाओ, ठीक है।
तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है, मणिपुर में। और मणिपुर में ही कौन सी झील है, लोकटक झील। और एक आप नाम सुने होंगे जिसे कंफ्यूज होते होंगे, लोनार झील। लोनार झील जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। एक आपको ऑप्शन दिख रहा है हुसैन सागर, ये हुसैन सागर झील है, ठीक है। ये क्या है, झील। ये कहाँ है, तेलंगाना में पाई जाती है हुसैन सागर झील, ठीक। और जम्मू कश्मीर में डल या वुलर झील पाई जाती हैं, ठीक। तो लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और मणिपुर में ही कौन सा नेशनल पार्क है, किबुल लामजाओ, ठीक। और वो कौन सा नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी कौन सी है। देखिए आप लोग, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन जो 3 बार मकर रेखा को काटती है वो है ऑप्शन बी, बरमेजो नदी, ठीक है। बरमेजो नदी ये आपकी दक्षिण अमेरिका की नदी है जो कि मकर रेखा को 3 बार काटती है। और कांगो नदी कौन सी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, भूमध्य रेखा को। कौन सी नदी है, कांगो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को 3 बार कौन सी काटती है, बरमेजो, ठीक। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये चारों ही ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। टिल देन, थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।